अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी साहब की बुक का चैप्टर नंबर 6 का थर्ड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें भुट्टो का इरा को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए, सबसे पहले तो उस टाइम पाकिस्तान से बांग्लादेश वाला हिस्सा जो था वो अलहदा हो गया। ठीक है, और उसके बाद पहली दफ़ा कंट्री में इलेक्शंस हुए, यानी ये 23 साल के अरसे के बाद पहली दफ़ा कंट्री में इलेक्शन हुई। ठीक, और जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो होल्ड किया उसने पाकिस्तान को। ठीक, भुट्टो's economic policy also made a sharp break from pro-private sector strategies to earlier years। ठीक है, भुट्टो ने प्रो प्राइवेट सेक्टर जो है वो पॉलिसीज बनाई थी। बेसिकली उसका जो मोटिव था वो नेशनलाइजेशन था। ठीक है, उसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट, गवर्नमेंट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और उसने कहा कि गवर्नमेंट को एम्पावर होना चाहिए, तमाम डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट के हैंड पे होने चाहिए या स्टेट के हैंड पे होने चाहिए। क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसमल ग्रोथ। कहते हैं कि यही एक मेन जो उस टाइम पे मेन रीज़न थी इस तरह की पॉलिसी लाने की, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे कम रही। फॉर हाईएस्ट रेट ऑफ और साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन रेट जो था पाकिस्तान में वो भी उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा हाई रहा। इट वॉज पुअर पॉलिसीज एंड बैड इकोनॉमिक्स विच कॉज अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब जो क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं भुट्टो की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, वो कहते हैं कि उसकी जो पुअर पॉलिसीज थी, उसका पुअर जो डिफरेंट सेक्टर्स को लेके डिफरेंट रिफॉर्म्स और पॉलिसीज वो लेकर आया था, तो वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। There is no doubt that government rates of 1950 और 1960s were impressive। ग्रोथ रेट जो थे हमारे 1950s के और 60s के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। वो हमने पीछे पढ़ा, डिफरेंट डिकेड्स को जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने देखा कि डिफरेंट जो टाइम पीरियड थे उसमें जितने सिनेरियोज थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उससे पहले जो 1950s था उसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट किया। फिर 60s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए तो उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाया और डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली एम्पावर किया। उसमें तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, और उसको हम गोल्डन पीरा ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, या डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी कहते हैं। तो उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो 70s का जो इरा था हमारा, उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ रेट नहीं रही। अब उसके पीछे जो मेन सर्कमस्टांसेस थे वो सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल जो पॉलिसीज थी वो ही नहीं थी, बल्कि उस टाइम पे और डिफरेंट इवेंट्स भी ऐसे हुए कुछ, जो कि हम कह सकते हैं कि भुट्टो की बैड लक थे जो उसके टाइम पे हुए वो इवेंट, और फिर उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन रही। Numerous bad luck factors played critical role in causing the economy to grow at low rate. By comparing the growth rate of 1950s and 70s, it is observed that the growth in 70s is better than 1950s। अगर हम 50s से अपने आप को कंपेयर उस टाइम पे करें ना, 1970s और 50s को कंपेयर करें, तो एटलीस्ट 50s से हम बेहतर थे। हमारे जो ग्रोथ इंडिकेटर्स थे उनकी ग्रोथ पर एनम जो है वो अराउंड 10% जो है हमने मेंटेन की 1970s में, जो कि अगर 60s की बात करें तो वो 16% 17% पे थी। तो 60s के टाइम से तो हमारी ग्रोथ कम रही, लेकिन 50s के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो उससे बेहतर थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज हायर ग्रोथ रेट इन 1950s देन 1970s। अब उस टाइम पे 50s में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर क्योंकि हमने फोकस ज़्यादा किया हुआ था, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 50s में ग्रोथ ज़्यादा थी, 70s में इतनी ग्रोथ नहीं हुई। उस पर भी हम आगे चल के देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स की किस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुई। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दोनों पीरियड में तकरीबन सेम ही रहा। 1950s में भी इग्नोर्ड ही था वो, और 1970s में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी ऐसी थी, फ्लड आ गया कंट्री में, उसके फ्लड के साथ साथ पेस्टिसाइड्स का अटैक हुआ हमारी क्रॉप के ऊपर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा उस पर स्वेयर इम्पैक्ट्स आए। फिर सर्विस सेक्टर ग्रोथ इज हायर इन 1970s एंड 50s। सर्विस सेक्टर जो है वो
1970s में बेहतर रहा एज कम्पेयर टू 1950s। तो हम ओवरऑल अगर 50s से कंपैरिजन करते हैं तो हमारी सर्विस जो है वो 1970s में बेहतर रही, एग्रीकल्चर अराउंड वैसी ही रही, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा डिक्लाइन किया। सर्विस सेक्टर ग्रो बाय 5% इवन व्हेन इन 1975। सर्विस सेक्टर जो है वो हमारी ग्रोथ हुई 5.7% 1975 तक। 1970 से 75 यानी फर्स्ट 5 ईयर्स जो थे वो 5.7% हमारी ग्रोथ रेट रही। इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर वर नेगेटिव, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट जो थी वो उसमें कोई खाते खा इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकी। फिर इन्फ्लेशन रेट जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहा इन मोस्ट ईयर्स ऑफ द भुट्टो गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज और उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इलेक्शन हुए, ठीक है, पीपल्स पार्टी जो थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने क्या लोगों से प्रॉमिस किया कि हम नेशनलाइजेशन लेके आएंगे। बेसिक मोटो जो था भुट्टो की गवर्नमेंट का वो नेशनलाइजेशन ही था, ठीक है, ऑन ऑल बेसिस। इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कहता था सारे स्टेट ओन्ड होने चाहिए, ठीक है, स्टेट को एम्पावरमेंट होनी चाहिए। स्टेट क्योंकि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। बाकी जितने भी एजेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल एजेंट्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन जो स्टेट होती है वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए स्टेट को एम्पावर होना जरूरी है। उसका मैनिफेस्टो जो था मेन वो क्या था कि दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर द जनरेटर्स ऑफ इंडस्ट्री मस्ट नॉट बी वेस्टेड इन प्राइवेट हैंड्स, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो या जो जनरेटर्स हैं इंडस्ट्री के वो प्राइवेट हैंड्स में अगर होंगे तो वो उसमें से भी अपना जो इंसेंटिव है वो तलाश करेंगे, बजाय कि उसको पब्लिक की वेलफेयर के लिए यूज किया जाए तो वो लोगों के अपने प्रॉफिट सीकिंग की नजर हो जाएगा। इसलिए जो मेन हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे स्टेट ओन्ड होने चाहिए। फिर उसका सेकंड मोटो जो क्या था कि ऑल इंटरप्राइजेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी इंटरप्राइजेस जो के बेस करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑफ नेशनल इकोनॉमी मस्ट बी इन पब्लिक ओनरशिप, वो भी पब्लिक ओनरशिप के अंदर होनी चाहिए। और साथ साथ उसका क्या एक और मोटिव क्या था कि द इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी थे, बैंकिंग है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हैं वो सारी नेशनलाइज्ड होनी चाहिए, यानी वो भी स्टेट ओन्ड होनी चाहिए। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो है वो टुक्स प्लेस इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसेंशियली इन द कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन वो लेके आया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था, ठीक है, और ज़ाहिर जब भी किसी सेक्टर का आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, पहले वो हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते रहे, इतना अर्सा प्राइवेट कर दी सारी चीज़ें, ठीक है, और बाद में साथ ही एकदम से हमने चीज़ों का स्ट्रक्चर चेंज किया, और उस टाइम पे स्ट्रक्चर चेंज किया जब इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन में थी, वॉर हुई, वॉर से हम निकले थे, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत स्वेयर आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो जब हमने स्ट्रक्चर चेंज किया अपने सेक्टर्स का, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का को नेशनलाइज किया और कैपिटल इंटरमीडिएट इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़े। फिर नेशनलाइजेशन प्लान वाज लेटर एक्सटेंडेड टू वेजिटेबल ऑयल। पहले हमने इंटरमीडिएट गुड कैपिटल गुड्स पे लगाया, उसके बाद हमने उसको वेजिटेबल ऑयल पे ले आए, और फिर कॉटन जिनिंग और जो राइस मिलिंग थी उसके ऊपर भी हमने नेशनलाइजेशन, यानी वो भी चीज़ें सारी हमने स्टेट ओन्ड कर दी। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज वाज आर्टिकल टास्क, ठीक है, वाज अ क्रिटिकल टास्क, ठीक है, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की नेशनलाइजेशन थी वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टास्क था। The promise to urban organized labor to rural peasants और agriculture workers were fulfilled within 6 months, ठीक है, उसने जो एग्रीकल्चर और जो रूरल एरियाज के लोग थे, रूरल पीजेंट्स थे या लेबर जो थी या एग्रीकल्चर वर्कर थे, उनको उनसे जितने भी वादे किए, ठीक है, कि हम आपको एम्पावर करेंगे, लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयरली होगी, उसके अलावा जो इनइक्वालिटी है बिटवीन इनकम डिस्पैरिटी है, ठीक है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, तो वो काफी हद तक उसने फुलफिल किया विद इन 6 मंथ्स ऑफ पीरियड ऑफ हिज टेन्योर, ठीक है। लेकिन और ये चीज किस तरह फुलफिल की, उसने लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, और हमारी कंट्री का जो सेकंड लैंड रिफॉर्म था वो उसके टाइम पीरियड पे आया था 1972 में, जिसमें लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको हमने जो
कॉस्ट लेस लैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी। जिनके पास लैंड था, लैंड ओनर से, जिनके पास लैंड नहीं था, लैंड लेस लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए विदाउट एनी मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो रिफॉर्म आया था उसमें हमने 8 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो है वो लोगों को ज़मीन देने का फैसला किया था, लेकिन उससे भी क्या हुआ कि लोगों के ऊपर जो गरीब रूरल वो थे, फार्मर्स थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूज जमा होने लग गए थे, ठीक है, और वो भी वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो जो भुट्टो था उसने अपनी पॉलिसीज या अपने रिफॉर्म्स के अंदर उन ड्यूज को भी या उन चार्जेस को भी खत्म कर दिया, यानी फ्री ट्रेड ऑफ मनी जो है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज 50% एग्रीकल्चर शेयर कम फ्रॉम देयर, ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान तो अलहदा हो गया हमसे, जिसके हमने और मजीद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हमें फेस करने पड़े, क्योंकि 50% जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो उस एरिया में से आता था, और वो एरिया जो है उसकी एक्सपर्टीज जो थी वो टी में और उसके साथ साथ जो टोबैको है उसमें थी, ठीक है। एंड द लॉस ऑफ सच अ लार्ज मार्केट वाज अ मेजर कंसर्न। हमारा उस टाइम जो बहुत एक्सपोर्ट जो थी हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। अब मेन देख लेते हैं कि उसके बैड लक फैक्टर्स क्या थे। भुट्टो के टाइम के बैड लक फैक्टर्स जो थे वो क्या थे? देयर वर नंबर ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है, जैसे पॉलिसीज बना सकती है, ठीक है। उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ मजीद जो इंसेंटिव्स है वो ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के या जो मैनकाइंड के कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब वो इवेंट्स क्या हुए कि control of government were largely responsible for the poor performance of economy after 1947. There was large increase in the prices of import. सबसे पहले तो दुनिया की जितनी बाकी इकोनॉमीज थी जो कि हमारे साथ ट्रेड टर्म्स के अंदर इन्वॉल्व थी, उनमें रिसेशन आना शुरू हो गया, ठीक है। जब रिसेशन आया तो उन प्राइसेस जो थी हाई थी, तो इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगी। यानी हम उस टाइम मेजर ऑयल ही इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऑयल की और कैपिटल गुड जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने लगी। उनकी प्राइसेस हाई होने की वजह से हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। विच रिजल्ट इन द इन्फ्लेशन क्लोज टू तकरीबन 30% इन्फ्लेशन जो है उस टाइम पे हमने फेस की। राइज इन ऑयल प्राइसेस इफेक्ट एक्सपोर्ट एंड विप्ड आउट द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम, ठीक है। जिससे जब ऑयल प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हुई, ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा था वो हम अचानक डेफिसिट में जाने लगे, हमारा नेगेटिव रह गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था भुट्टो की गवर्नमेंट में। सेकंड देखें कि अगर इन 5 इयर्स ऑफ भुट्टो गवर्नमेंट फ्लड और पेस्ट अटैक आया, ठीक है। उस टाइम पे 1972-73 के टाइम पे पाकिस्तान में फ्लड आया, ठीक है, जिसमें क्रॉप बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, और फिर उसके बाद पेस्ट अटैक आया जो क्रॉप के ऊपर, उसने भी बहुत ज़्यादा जो बाकी बची हुई क्रॉप थी जो फ्लड से बच गई थी उसको पेस्ट ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो हमारी एक्सपोर्ट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी, हम उस टाइम मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, और इससे साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। फिर एक्सेसिव इन्फ्लेशन वाज सीन इन भुट्टोज बिगेस्ट फेलियर, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा मेन, जब लोग कहते हैं कि लोगों के मेजर स्लोगन्स क्या थे उस टाइम पे कि जी आप तो नेशनलाइजेशन की बात कर रहे थे कि आप तो लोगों की वेलफेयर के लिए नेशनलाइजेशन लेके आना चाह रहे थे, लेकिन वेलफेयर तो इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितनी जो हम आम बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी जितनी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, इन्फ्लेशन जो आ गया इकोनॉमी के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था भुट्टो की गवर्नमेंट का, ठीक है। बिगेस्ट फेलियर बट अ क्लोजर लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड द ग्रोथ इज मॉनेटरी एसेट suggest that much of the inflation is imported, ठीक है। ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन आई वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थी, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुड्स थी उनके ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही थी। Key cause of low growth in mid 1970s was due to extreme adverse weather and external recession, ठीक है। एक्सट्रीम वर्स वेदर और इंटरनेशनल जो रिसेशन थी, मेजर हमारा रीजन जो थे
इकोनॉमी को डाउनफॉल का यही थे। It was more bad luck than bad management which resulted in poor economic growth rate। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि बैड लक ज़्यादा थी बैड मैनेजमेंट से। बैड मैनेजमेंट तो नहीं की उसने खैर, लेकिन बैड लक ज़्यादा हुई उसके साथ, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर रही। ठीक है, अगर हम अब इस पूरे लेक्चर को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी, भुट्टो का जो टाइम पीरियड था वो 4 उसमें मेजर पॉइंट्स थे। एक तो उसकी नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी, सेकेंडली उसकी जो उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे रिसेशन जो आया, ठीक है, उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई। और थर्डली जो थी कंट्री के अंदर फ्लड आया और पेस्ट अटैक जो हुआ, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ठीक से मिसमैनेजमेंट का, और उससे पहले जो कंट्री में से बांग्लादेश वाला एरिया जो था वो अलग हो गया, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भुट्टो के ये पीरियड जो थे वो बैड लक टाइम पीरियड थी, या उस टाइम हमारी इकॉनमी जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर सकी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें नॉलेज, ताकि स्प्रेड हो सके। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है,